हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस हिंदी। सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में इंडियन पॉलिटी आपका चल रहा है और इसमें हम बात करने वाले फंडामेंटल ड्यूटीज की। देखो, अब तक हम फंडामेंटल राइट्स की भी बात कर चुके हैं, राज्य की नीति के निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी की भी बात कर चुके हैं, लेकिन एक और ऐसा पार्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसे ना तो इन्फोर्सेबल बनाया गया है ना ही उसे इनइन्फोर्सेबल है। देखेंगे आखिर क्या जो है इसकी प्रकृति है, फंडामेंटल ड्यूटीज होते क्या है, क्यों हमारे संविधान में रखे गए हैं और यूपीएससी ने क्या यहां से क्वेश्चन पूछे। तो देखो, स्पेशली मैं आप सभी को ये रिकमेंड करूंगी कि स्पेशली जब आप आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 51A तक आते हैं ना, तो ये आर्टिकल्स तो एकदम आपको फिंगर टिप्स पर होने चाहिए कि किस आर्टिकल्स में क्या है, बिकॉज ऑफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है यूपीएससी पूछता है। सो फंडामेंटल ड्यूटीज की हम बात करेंगे। अच्छा देखो, जो आपके टोटल अगर हम बात करें तो आपके 12 लगभग पार्ट है। एक पार्ट में 12 इसमें चैप्टर है, स्टार्टिंग वाला, जिससे कि संवैधानिक ढांचा कहा जाता है कि हमारे जो संविधान का ढांचा है वह मूल रूप से क्या है। और इसमें हम बात करेंगे कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो कि कर चुके हैं, संविधान का निर्माण हो चुका है, अवधारणा विशेषताएं क्या है, प्रियम्बल प्रस्तावना क्या है, हो गया हमारा, संघ और इसके कार्यक्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य की नीति के निदेशक तत्व। और आज है आपका नेक्स्ट 10 जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 10, मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। एंड देखो बच्चों, फंडामेंटल ड्यूटीज के बाद संविधान का संशोधन और संविधान की मूल संरचना। इसके बाद हम रखेंगे एक लाइव सेशन, और उस लाइव सेशन में मैं आपसे इन 12 चैप्टर्स का एक शॉर्ट रिवीजन करा दूंगी, और उसके बाद रिवीजन कुछ क्वेश्चंस जो है वह भी आपके हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने इस बात को सुना है कमेंट कीजिएगा कि ऐसा कौन सा इसमें टॉपिक है आप चाह रहे हैं कि उसका रिवीजन जो है वह ज़्यादा कराया जाए, वो ज़रा कम समझ में आया है ना। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट ही हैं बच्चों जो हमें ये बताते हैं कि, क्योंकि ऑनलाइन ऐसा तो है नहीं कि आपने देख लिया, आप क्या सोच रहे हैं वीडियो के बारे में, आपको लग रहा है कि समझ आ रहा, नहीं समझ आ रहा, ठीक है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है चीज़ों को समझने में। तो जब तक कमेंट नहीं करोगे हमें पता नहीं चल पाएगा। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है, किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, लग रहा है कि नहीं और रिवीजन की ज़रूरत है, इसमें मैम और ज़्यादा चीज़ें बता दें, तब आप डेफिनेटली उसके लिए कमेंट कर दिया करो। ठीक है, चलिए। ये वाला जो चैप्टर है इसमें बात करेंगे मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों के बारे में, कि आखिर जो हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इन दोनों के बीच में आखिर क्या रिलेशन है, इन दोनों के बीच में आखिर क्या रिलेशन है। ठीक है, सेकंड हम बात करेंगे मौलिक कर्तव्य की विशेषताएं क्या हैं, क्या इसका महत्व है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों की बात करेंगे, और मौलिक कर्तव्य की आलोचना की बात करेंगे, और लास्ट हम देखेंगे वर्मा समिति। तो दो हमें इसमें समितियां पढ़नी है। ठीक है, एक तो अच्छा देखो, मौलिक कर्तव्य हमने अपने मूल संविधान में शामिल नहीं किए थे। जो हमारा हम कहे कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, मूल संविधान था, मूल संविधान में हमने मौलिक अधिकारों को तो शामिल किया, ठीक है, नीति के निदेशक तत्वों को भी शामिल किया, लेकिन हमने उसमें मौलिक कर्तव्यों को शामिल नहीं किया। बाद में एक संविधान संशोधन होगा जिसके द्वारा इसे शामिल किया जाएगा, क्योंकि अब लोगों को लगेगा कि लोग केवल अधिकार की ही बात करते हैं। जब आप अपने अधिकारों की मांग करते हैं, आप ये क्यों नहीं सोचते कि कर्तव्य हमारे कहाँ जाएंगे। सो ड्यूटीज और राइट्स, है ना, ये बेसिकली एक दूसरे के पूरक हैं। यूपीएससी ने ऐसे में एक क्वेश्चन पूछा था जो कि इसका एक सार भी है अधिकार और कर्तव्यों का, कि आखिर अगर आपको अधिकार नहीं दिए गए, केवल कर्तव्य दिए गए, तो आपके अंदर एक उदासीनता आ जाएगी, अर्थहीन हो जाएगा। और ठीक वैसे ही कि अगर आपको केवल और केवल अधिकार हैं, केवल और केवल अधिकार है, कर्तव्य कुछ नहीं है ना, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में व्यक्ति जो है वह निरंकुश हो जाएगा। लेकिन कर्तव्य दे दो, अधिकार ना दो, तो व्यक्ति उदासीन हो जाएगा, है ना। ये बात जो है इसमें कही जाती है। तो चलो मूल कर्तव्यों के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर ये क्या है। पहले कुछ बेसिक बातों से मैं इसको शुरू करती हूँ। ठीक है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, तो बेसिकली ये माना जाता है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और जो फंडामेंटल राइट्स है, ये दोनों कैसे हैं आपस में, बेसिकली एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं, है ना। इनको पूरक की तरह देखा जाता है, एक दूसरे को पूरा करने वाले हैं। अधिकार विहीन कर्तव्य निरर्थक होते हैं। पहली बात, अधिकार विहीन कर्तव्य
निरर्थक होते हैं, कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। आपने अधिकार नहीं दिए, केवल कर्तव्य दे रहे हो, तो अर्थ ही नहीं है ना, वो तो क्या है, निरर्थक है। और ठीक ऐसे ही जबकि कर्तव्य विहीन अधिकार निरंकुशता की तरफ ले जाते हैं, जबकि कर्तव्य विहीन अधिकार निरंकुशता की तरफ ले जाते हैं, निरंकुशता की ओर ले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, निरंकुशता पैदा होती है ना, या तो ये लिख लो या फिर पैदा होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके कुछ अधिकार तय किए जाएं तो आपको कर्तव्य भी समझने चाहिए कि जब तक हमारे कर्तव्य नहीं हम अपने निभाएंगे, महात्मा गांधी कहते हैं कि अगर आप अपने कर्तव्यों को निभाते हैं आपको अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि आप अपने फैमिली मेंबर्स में से देखेंगे, एक ऐसा व्यक्ति जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है घर के लिए, घर परिवार के लिए अपनी जिम्मेदारियों को समझता है, उसके पास तुलनात्मक रूप से कंपैरेटिवली अधिकार ज्यादा होंगे। घर के छोटे भाई बहनों की बात करेंगे, उनके पास अधिकार ज्यादा होंगे, है ना, अधिकार होंगे, कर्तव्य उनके पास कुछ नहीं होंगे, और इसलिए वो निरंकुश प्रवृत्ति के होते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि यही बात यहां पर कही जा रही है कि अगर आपको अधिकार दे दिया गया, ठीक है, अधिकार नहीं दिया, केवल कर्तव्य दिए, उसका अर्थ ही नहीं है। और अगर कर्तव्य दे दिया गया, अधिकार कर्तव्य नहीं है और अधिकार केवल है, तो एक निरंकुशता जो है वह छा जाती है। तो इसलिए इन दोनों की आवश्यकता जो है ये एक दूसरे से परस्पर संबंधित है, ठीक है। तो देखो बेसिकली अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व के सभी देशों की मैं बात कर रही हूं, विश्व के सभी देशों के, लगभग विश्व के सभी देशों में मौलिक कर्तव्यों की बात नहीं की गई है। विश्व के सभी देशों में, या मौलिक कर्तव्य क्या, कर्तव्यों की ही बात नहीं की गई है, कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है, कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है। जैसे कि अमेरिका की बात करेंगे, अमेरिका जो है वह केवल अधिकारों की बात करेगा, अमेरिका अपने नागरिकों को जो है वह बहुत ज्यादा अधिकार देगा। लेकिन जब इतने अधिकार से अराजकता छा जाती है तब वहां पर एक दृष्टिकोण रखा गया है कि वहां पे बेसिकली जो पुलिस है वो कंट्रोल कर सकती है, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। तो वहां पे ये व्यवस्था है। तो यहाँ पे क्या है कि विश्व के अगर हम सभी देशों की बात करें तो उनमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं मिलता। हाँ, अगर हम कम्युनिस्ट या साम्यवादी देशों की बात करें, साम्यवादी देशों में, कम्युनिस्ट, याद आ रहा है कोई साम्यवादी देश, साम्यवादी देशों में कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है, कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल सोवियत संघ, और भारत ने कहां से लिए हैं, सोवियत संघ से ही लिए हैं। एग्जाम्पल क्या है, सोवियत संघ, है ना। या मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो हमने कहां से लिए, रशिया से लिए, रूस से प्रेरित है। साथ ही देखो कि यहां पर मौलिक कर्तव्यों की घोषणा की एक जो परंपरा है वह कम्युनिस्ट देशों में दिखाई देती है। और अगर हम भारत के इतिहास की बात करेंगे तो भारत के इतिहास में ये आखिर जो है वह कब शुरू हुआ, भारत का इतिहास देखते हैं, फंडामेंटल राइट की आवश्यकता कब हुई। तो भारत के इतिहास में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, ये 1975 के काल की मैं बात कर रही हूं, ठीक है। इंदिरा गांधी जो पीएम थी और 1975 जो आपातकाल का दौर था, 75 से लेके 77 तक, है ना, उन्होंने जून 1975 में आपातकाल को इंपोज किया था आंतरिक अशांति के आधार पर। आंतरिक अशांति शब्दों से बाद में बदल दिया गया था सशस्त्र विद्रोह शब्द से। आप बताइए कि कब ये शब्द जो है वह बदला गया। तो यहां पर देखो जब ये आपातकाल की घोषणा हुई थी और इसी दौरान एक समिति जो है वह बनाई गई थी कि आप इवन मौलिक कर्तव्यों की आवश्यकता क्या है उस पर थोड़ा सा एक ड्राफ्ट बनाइए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, है ना, इसके ये अध्यक्ष थे तो समिति का नाम यही रख दिया। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है इसके द्वारा ये बेसिकली फाइंड किया जा रहा था कि मौलिक अधिकार के साथ साथ आपके कुछ जो कर्तव्य है वह होने चाहिए, है ना। तो संविधान में फंडामेंटल राइट के साथ साथ क्या सिफारिश की, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश थी
कि मौलिक कर्तव्यों के साथ साथ मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का समावेश भी होना चाहिए। मौलिक अधिकारों के साथ मौलिक कर्तव्यों का समावेश होना चाहिए। ये इस समिति की रिकमेंडेशन थी। ये इस समिति ने रिकमेंड किया कि केवल अधिकारों की बात नहीं है, बल्कि इसमें जो है, अब देखो यहां पर ये बात भी कही गई कि अगर मौलिक कर्तव्यों को नहीं जोड़ा तो ये बेसिकली हमारे संविधान निर्माताओं की, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे ना, कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे, उनकी एक ऐतिहासिक भूल थी कि अगर आपने केवल कर्तव्यों से परिचित कराया, केवल अधिकारों से परिचित कराया, कर्तव्यों की बात ही नहीं की, तो यहां पर क्या है कि पहली बार बेसिकली सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने यह सिफारिश की थी कि 8 मौलिक कर्तव्य, 8 की बात हुई थी। सरकार ने कुछ 2-3 सिफारिशों को इनकी नहीं माना, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की कुछ सिफारिशों को नहीं माना, बाकी 10 मौलिक कर्तव्यों की बढ़िया लिस्ट तैयार की। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य जो है वह 11 है। 11वें को 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो अगर हम कहें कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं मौलिक कर्तव्य? 11 है। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक है, कितने हैं? तो 11 है। शुरुआत में 10 थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 की सिफारिश की थी कि 8 होने चाहिए। कुछ सरकार ने नहीं माने। कौन से नहीं माने वो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, चलिए एक प्रश्न देखो जरा, 2017 का प्रश्न है। मुझे ऐसी उम्मीद है आपसे ये जो प्रश्न है वह बन जाएगा। जिन बच्चों से बन गए एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ मैम हमसे बन गया था। भारत के संदर्भ में कौन सा अधिकार और कर्तव्यों के बीच में सही संबंध है? कौन सा रिलेशन सही रिलेशन को दिखाता है? 2017 का पूछा गया क्वेश्चन था। अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबद्ध है। अधिकार व्यक्तिगत है, इसलिए समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र है। नागरिक के व्यक्तित्व की उन्नति के लिए अधिकार महत्वपूर्ण है, कर्तव्य नहीं। राज्य की स्थिरता के लिए कर्तव्य महत्वपूर्ण है, अधिकार नहीं। क्या होना चाहिए इसका आंसर? सबसे सही आपको ये नहीं लग रहा कि जो हमने पहली बात कही थी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स हैं एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरे की जो कल्पना है वह नहीं की जाती, तो अधिकार कर्तव्यों के साथ कैसे है जुड़े हुए हैं, ये सहसंबद्ध है। बेसिकली एक दूसरे को क्या माना जाता है? पूरक माना जाता है कि चाहे फंडामेंटल राइट्स हो या फंडामेंटल ड्यूटीज हो, तो देश में लोकतंत्र की स्थापना के लिए, देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए केवल अधिकारों की बात ना हो। आप भी अपने जीवन में क्या केवल अधिकार मांगते हैं या अपना कुछ कर्तव्य भी समझते हैं? आपको ऐसा लगता है कि आपके केवल और केवल अधिकार हैं और जहां तक आप चाहें वहां तक अपने अधिकारों की लिमिट बढ़ा ले, कि कुछ कर्तव्य भी अपने समझते हैं कि अगर मुझे यह अधिकार मिला है तो कभी भी अयोग्य व्यक्ति को अधिकार नहीं देने चाहिए, है ना? जिसमें अयोग्यता हो या उस चीज को संभालने की क्षमता ना हो, उसे अधिकार दे देने का मतलब एक तरह से विनाश ही होता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कई एग्जाम्पल्स ऐसे आप अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं, या फिर कि जैसे कि अच्छा शुरुआत में एक एग्जाम्पल पॉलिटी का ही बता देती हूँ। आपने देखा कि शुरुआत में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेटस था वह पंचायतों को नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त की जो हमारी पंचायती टाइप ऑफ खाप पंचायतें थी, ठीक है, जो कि कास्ट रिटर्न और इस तरह की चीज़ों को लेकर आपसी फूट थी, उसमें इन सब चीज़ों का बोलबाला था। अगर हम उस वक्त उन चीज़ों को संवैधानिकता दे देते, इसका मतलब था कि आपने उन सोशल लेवल्स को संवैधानिकता दे दी। तो जब जो हमारी पंचायतें थी, जब देश में साक्षरता, अवेयरनेस और इस तरह की चीज़ें कि कास्ट बेस पर आप अपराध डिसाइड कर रहे हो, जब इन सभी चीज़ों को ठीक किया गया, उसके बाद ही जाकर चीज़ों को सही किया गया। तब जाके 1973 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, स्थानीय सरकार को कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेटस है वह दिया गया। तो यहाँ पर क्या है कि पहले जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि चूंकि अभी हमारे लिए अति स्थानीयता राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा होगी, तो जब जिस चीज की जरूरत नहीं थी, है ना, जब वो हमें लग रहा था कि नहीं भाई अभी हमारी जो पंचायतें हैं, अभी हमारी जो स्थानीय सरकार है उतनी योग्य नहीं है कि हम उन्हें संवैधानिक दर्जा दें, तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है। मैं आपको जल्दी से ना एक लिस्ट दिखा देती हूँ, कौन कौन सी लिस्ट है, ठीक है, और इसमें कौन कौन से 11 अधिकार हैं।
सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इस के तहत संविधान के एक भाग में, भाग कौन सा है, भाग 4 है, आर्टिकल 51A है। इसको भी शुरुआत में यहां पर लिख लो, ठीक है, कि अगर हम बात करेंगे तो हमने फंडामेंटल राइट को कहां शामिल किया, तो फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं इनको भाग 4 का, ठीक है। और अगर हम आर्टिकल की बात करेंगे तो अनुच्छेद 51A, और इसमें वर्तमान में देखेंगे तो वर्तमान में कितने हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। चलिए, तो वर्ष 2002 में देखो, पहले 8 रिकमेंड किए थे सरदार सवर्ण सिंह की समिति ने, 10 माने सरकार ने 10 मौलिक कर्तव्यों की लिस्ट दी, और 2002 की अगर हम बात करेंगे तो 86वां संविधान संशोधन हुआ और एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया जो कि आपका ये वाला है, ठीक है। और यहां से यूपीएससी ने प्रश्न भी पूछा, चलो यहीं से शुरू कर देते। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा अवसर उपलब्ध कराना, ठीक है। ये 6 से 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराए, ऐसा माता पिता का कर्तव्य है। और आर्टिकल 21A क्या कहता है, अगर आर्टिकल 51A में आप इसको जोड़ के पढ़ेंगे, आर्टिकल 51A में आप इसको जोड़ के पढ़ेंगे, किससे, आर्टिकल 21A जो कि राइट टू एजुकेशन है, कि सरकार का ये मतलब बेसिकली एक अधिकार हो गया ना आपका, राइट टू एजुकेशन सरकार से प्राप्त करना। तो वहां पे अधिकार की बात की गई है और यहाँ पे कर्तव्य की बात की गई है। वहां पे अधिकार सरकार से मांग रहे हैं, यहाँ पे कर्तव्य जो अभिभावक का है, पेरेंट्स का है, गार्जियन का है, जिसके भी कस्टडी में बच्चा है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। बाकी हम देखते हैं, देखो इसमें ऐसी बातें लिखी गई हैं कि हाँ, हमें एक देश के नागरिक होने के नाते बेसिकली किन किन बातों को निभाना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या बनता है। और अगर ऑलरेडी हम इस चीज को निभा रहे हैं, अगर मौलिक कर्तव्य नहीं था तो क्या 1976 के पहले के जो भी लोग थे, जो भी सिटीजन्स थे, क्या वो राष्ट्रगान सुनकर खड़े नहीं होते थे? क्या राष्ट्र ध्वज की बात करें तो आज जो सम्मान है क्या वो नहीं देते थे, उस वक्त भी देते थे? ऐसा नहीं है। तो कभी आलोचना भी इसकी बात की हमें करनी पड़े तो हम इस आधार पर करेंगे कि लिख देने मात्र से कोई इज्जत का भाव नहीं आ जाता। अगर आपके अंदर देश प्रेम, देशभक्ति है, तब आप डेफिनेटली उस चीज को फॉलो करेंगे। तो संविधान का पालन करना, आप याद रखना कि संविधान का पालन करना यहां पर है, और संविधान का अपमान करना नागरिकता छिन जाने का एक आधार है। अगर संविधान का अपमान किया है तो नागरिकता छिन जाएगी। संविधान का पालन करें, उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें, ठीक है। सेकंड है, स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। यहाँ पे कहा उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रहे। अब ये उच्च आदर्श क्या है ये हमें नहीं पता, ये उच्च आदर्श क्या है ये हमें नहीं पता। इस आधार पर हम इसकी आलोचना करेंगे आगे। आलोचना देखो यहीं पे पॉइंट्स मिल गए, आलोचना हमें करनी है कि उच्च आदर्श क्या है, हमें नहीं पता, है ना, ठीक है। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। देश की रक्षा करे, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों का सम्मान करती है, ठीक है। तो देखो, स्त्रियों का सम्मान करना, समान कार्य के लिए समान वेतन देना, ये बात कही गई है किसमें, आप मुझे आर्टिकल बताएंगे। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये बात कही गई है डीपीएसपी में, आर्टिकल आप मुझे बताएंगे, ठीक है। और यहां पर कहा जा रहा है कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो कि महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी सांस्कृतिक, अगर हम संस्कृति की बात करें, गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे, उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन जीव आते हैं, रक्षा करें, संवर्धन करें, प्राणी मात्र के लिए दया रखें। इसमें सारी वही बातें की गई है जो हम एक एक्सपेक्ट करते हैं कि एज अ नागरिक, एज अ सिटीजन आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर एनवायरमेंट पोल्यूशन की बात हो रही तो कहीं ना कहीं हमारा आपका भी तो योगदान है। अगर हमारा आपका योगदान है, हर व्यक्ति इस बात को समझे, हर व्यक्ति इस बात को समझे, तो आप खुद सोचिए कि वो कहीं ना कहीं प्रयास करेगा कि मैं जितनी मात्रा में वो पोल्यूशन कर रहा हूं मैं उसको कंट्रोल करूं, या फिर और भी कई तरीके हो सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि हमारे अंदर एक तरह से कमिटमेंट, एक प्रतिबद्धता को भी दिखाता है, एक अनुशासन को दिखाता है, एक अनुशासन को दिखाता है कि भाई अब जो राष्ट्रगान है वो शुरू हो गया, आपको अटेंशन में खड़े हो जाना है, सम्मान देना है।
तो ये अनुशासन, ये जो प्रतिबद्धता है, ये इसका महत्व भी होगा आगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज का महत्व क्या है। तो नागरिकों के अंदर अनुशासन और जो प्रतिबद्धता है उसको सिखाता है, उसको दिखाता है। हमारे अंदर जो देशभक्ति की भावना, उसको ये प्रबल बनाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद, ज्ञानार्जन, सुधार की भावना का विकास करें। यहां पे लिखा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। चलो आलोचना कर लेते हैं। यहीं पे आलोचना वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसा वैज्ञानिक, क्या हम रॉकेट बनाने लगे, क्या हम करने क्या लगे, मतलब ये नहीं समझ में आ रहा। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे आलोचक बहुत बहुत सटीक तरीके से इस बात को उठाते हैं कि उच्च आदर्शों का मतलब क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का क्या मतलब है कि अगर आप घर में ही कोई चीज बनाने लगेंगे वैसा वैज्ञानिक, मतलब किस काइंड ऑफ वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात की जा रही है, शब्द स्पष्ट नहीं है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है ना, आखिर कहना क्या चाहते हो, वो वाली बात हो गई। तो यहाँ पे क्या है कि मौलिक कर्तव्य स्पष्ट हैं, इस बात को हम आलोचना का आधार मानेंगे। और नागरिकों में अनुशासन और बद्धता को बढ़ाते हैं, कमिटमेंट को बढ़ाते हैं, इसको हम मान लेंगे किस बात के लिए, ये हमारा आधार होगा कि महत्व का आधार होगा, इंपॉर्टेंस। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखिए, हिंसा से दूर रहे। जो भी हमने इन चीजों को इसमें शामिल किया है, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट है ना, न्यायपालिका, संसद, इसको लागू कराने के लिए कुछ ना कुछ या फिर इसके बिहाफ पे कुछ बना देगी। जैसे कि आप देखेंगे कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए, सरकार ने कोई ऐसा नियम बना दिया तो न्यायपालिका खुद भी इसके खिलाफ नहीं जा सकती। न्यायपालिका कोई ऐसा, अब जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज संहिता है ना, अगर हम ध्वज संहिता की बात करें या फिर इस तरह की चीजें आ रही है, जो भी चीजें हैं, जो भी नियम है, वो इसके विरुद्ध नहीं जा सकते। सरकार ये नहीं कह सकती, न्यायपालिका ये नहीं कह सकती कि नहीं पर्यावरण का संरक्षण मत करो, करो। इसमें लिखा है पर्यावरण का संरक्षण करो, इसके संबंध में कुछ नियम अधिनियम भी जारी किए गए। तो ये बेसिकली कार्यान्वयन है। ठीक उसी तरह कार्यान्वयन है जैसे कि अगर हम ये देखें कि डीपीएसपी का कार्यान्वयन क्या था, भूमि सुधार। डीपीएसपी का कार्यान्वयन क्या था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, असमानता को कम करना, मनरेगा जैसी योजनाएं, ये सारी चीजें क्या है, पंचायत 73-74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये क्या था, ये कार्यान्वयन था राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों का। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर सतत बढ़ने का प्रयास, राष्ट्र प्रगति करे, निरंतर नई ऊंचाइयों को छुए। तो बेसिकली एक उत्कृष्टता की तरफ बढ़ने का प्रयास। तो देखो फिर से पढ़ लो, सारी चीजें हमने पढ़ ली ना, एक बार जल्दी से बता दी। संविधान का पालन करेगा, राष्ट्रगान, राष्ट्र ध्वज का आदर, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को संजोए रखना, संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा, देश की रक्षा करना, आवंटन किए जाने पर रक्षा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित करना खुद को, सभी लोगों में समरसता, भ्रातृत्व की भावना, सामाजिक संस्कृति, सामसिक संस्कृति का परिरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना, हिंसा से दूर रहना, व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्टता की तरफ बढ़ना, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना। तो ये है जो कि हमने बाद में सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर शामिल किया गया था आर्टिकल 51A में। तो यहाँ पर ये वो 11 मौलिक कर्तव्य थे। इस प्रश्न को देखो, फिर उसके बाद मैं आपको इसकी कुछ विशेषताएं बताती हूँ। ये प्रश्न क्या कहता है, ये प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों के बारे में सत्य कौन सा है। इन कर्तव्यों को लागू करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया प्रदान की गई है और ये कानूनी कर्तव्यों से संबंधित है। बस अब इसी बात पर आते हैं अब कि क्या इन कर्तव्यों को, पहले मैं समझा देती हूँ, फिर इस क्वेश्चन को देख लेते हैं ना, आप ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे। सो इसमें हमें देखना है इनफोर्सिबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट, क्या ये इनफोर्सिबल है। इनफोर्सिबिलिटी ऑफ, अच्छा गलती से अगर फंडामेंटल राइट्स निकल रहा हो समझ जाना फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ रहे हैं ना। हाँ, हम कंपैरिजन करेंगे तब डेफिनेटली मैं फंडामेंटल राइट ही कहूंगी, लेकिन यहाँ पर अगर मैं इनफोर्सिबिलिटी में कहीं फंडामेंटल राइट बोल रही हूँ समझ जाना कि मैम कंफ्यूज हो गए है ना। फंडामेंटल ड्यूटीज है बच्चों ये, इनफोर्सिबिलिटी ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। इनफोर्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि क्या इसको प्रवर्तनीय किया जा सकता है या नहीं, क्या ये प्रवर्तनीय है, इनफोर्सिबल है फंडामेंटल ड्यूटीज, इसको हम समझते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात यहां पर यह है कि देखो फंडामेंटल जो ड्यूटीज है ना, जो कर्तव्य हैं, इन कर्तव्यों को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। न्यायालय द्वारा
प्रवर्तनीय या लागू, तो न्यायालय द्वारा लागू, प्रवर्तनीय शब्द भी लिख देती हूं ताकि आप प्रवर्तनीयता से समझ जाओ, ठीक है। प्रवर्तनीय लागू या प्रवर्तनीय नहीं कराया जा सकता, नहीं शब्द को ध्यान रखेंगे, नहीं कराया जा सकता, नहीं कराया जा सकता, ठीक है। साथ ही ऐसा भी नहीं है कि ये आपके फंडामेंटल राइट से संबंधित हो, ऐसा नहीं है कि आप जब फंडामेंटल ड्यूटीज को फुलफिल करेंगे तभी आपको फंडामेंटल राइट मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि आप इस कर्तव्य को मानेंगे जब भी आपको अधिकार मिलेंगे। आपको अधिकार है, कर्तव्य करो ना करो, आपको अधिकार भारतीय संविधान ने दिए हुए हैं भाग 3 में। तो यहां पर क्या है कि अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज का पालन नहीं करते हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज का पालन ना करने पर आपको दंडित नहीं किया जाएगा, ऐसा इसमें लिखा हुआ नहीं है ना करने पर दंड नहीं है, किसी भी तरीके से आपको सजा नहीं दी जा सकती। और इसीलिए आलोचक यहाँ पे व्यंग करते हैं, ठीक है, जो आलोचक हैं वह व्यंग करते हुए लिखते हैं, इससे अच्छा तो शामिल ही नहीं करते, क्या जरूरत थी। तो व्यंग करते हुए आलोचकों का क्या कहना है, आलोचकों का कहना है कि ये केवल घोषणाएं मात्र है, मूल कर्तव्य ऐसी घोषणाएं जिनका कोई अर्थ नहीं है। तो मूल कर्तव्य निरर्थक घोषणाएं हैं, कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक घोषणाएं मात्र हैं। वैसे ही अच्छी अच्छी बातें जो दीवारों पे लिख दी जाती हैं घोषणाएं मात्र हैं, ये आलोचक कहते हैं इस बेस पर कि पालन ना करने पर कोई दंड है नहीं, आप इन्फोर्सेबल जो है वह लगा नहीं सकते, करा नहीं सकते, प्रवर्तनीय है नहीं, ये है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वह प्रवर्तनीय नहीं है। ध्यान रखना कि ये इनकी जो प्रकृति है, चलो खैर ये सब नहीं लिखती हूँ, आगे कंफ्यूज हो जाओगे वरना। तो यहां पर देखो एक बात और कही जाती है कि इससे अच्छा तो भाई डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की जब हम बात करेंगे, भाग 4 में किसकी बात की गई है, डीपीएसपी की, यानी राज्य की नीति के निदेशक तत्व। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि इससे अच्छा तो यहां पे कम से कम स्पष्ट तो है कि यह प्रवर्तनीय नहीं है, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यह प्रवर्तनीय नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब इनकी प्रकृति को यहां पर मेंशन किया गया है कि ये नॉन जस्टिशिएबल है, नॉन जस्टिशिएबल है, ठीक है, इसमें ये कहा गया है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें भाग 4A जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज है, यहां पे एक अंतर देखा जाता है कि भाग 4A जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये मौलिक कर्तव्यों के बारे में ना स्पष्ट ही नहीं है, स्पष्ट नहीं है, मतलब स्पष्ट शब्द नहीं लिखा गया है, स्पष्ट नहीं लिखा है कि प्रवर्तनीय है या अपरिवर्तनीय या प्रवर्तनीय है, इसको स्पष्ट नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इन शब्दों में अंतर हो जाता है। आगे हम देखेंगे कि न्यायालय जो है, अच्छा बेसिकली इसका फिर भी इंपॉर्टेंस क्या है, प्रवर्तनीय की बात करें तो देखो न्यायालय क्या करेगा कि जो हमारा जुडिशरी है ना, न्यायालय अपनी जो व्याख्याएं होंगी, जो संवैधानिक व्याख्याएं होंगी, उन व्याख्याओं को करने के लिए फंडामेंटल जो ड्यूटीज है उसका सहारा ले सकता है, मौलिक कर्तव्यों का सहारा ले सकता है। तो न्यायालय संविधान की व्याख्या हेतु, न्यायालय संविधान की व्याख्या हेतु, संविधान की व्याख्या हेतु फंडामेंटल ड्यूटीज को ध्यान में रखता है ना, या इसका संज्ञान ले सकता है, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज को ध्यान में रखा जा सकता है संविधान की व्याख्या अगर न्यायपालिका कर रही है तो। जैसे कि देखो पर्यावरण संरक्षण की बात कही आर्टिकल 51 का में, आर्टिकल 51A में यहां पे पर्यावरण संरक्षण की बात कही, पर्यावरण संरक्षण करना है ना, वन्य जीवों की संरक्षा करना, उनका रक्षण करना, ये हमारा दायित्व है। न्यायपालिका इसके विरुद्ध नहीं जा सकती, न्यायपालिका भी यही कहेगी कि हाँ बिल्कुल सही बात है, तो अधिकार भी है तो कर्तव्य भी होना चाहिए। तो न्यायालय के द्वारा ये कहा गया, न्यायालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण को, न्यायालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण व्यक्ति का दायित्व है, ऐसा कहा गया कि ये
क्या है, ड्यूटी है, ये व्यक्ति का दायित्व है। तो संविधान की व्याख्या करने के लिए न्यायपालिका जो है वह फंडामेंटल ड्यूटीज का सहारा लेती है। इसके अलावा देखो, मैं आपको कुछ ऐसे सरकारी प्रयासों की बात करती हूं जो प्रयास अब तक किए गए ताकि सरकार जो है वह इनको लागू कर सके, किसी मतलब या इनको अर्थ दे सके। जैसे कि इसमें है कि हमें अपने राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए, लिखा हुआ है ना कि राष्ट्रगान का आदर करें। तो देखो, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, भारतीय ध्वज संहिता, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2000, और इस ध्वज संहिता में देखो 51 का भी क्या कहता है, 51A यानी कि मौलिक कर्तव्य। 51A में कहा गया है ना कि आप राष्ट्र ध्वज का सम्मान करेंगे, और एक संहिता भी बनी हुई है, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करेंगे। तो बेसिकली जब हम देखेंगे कि इनका महत्व क्या है, तो ये एक चेतावनी है कि अगर आपने राष्ट्र ध्वज को जलाया, जैसे कि असामाजिक तत्व इस चीज को दिखाते हैं कि अगर देशभक्ति का प्रतीक है कि राष्ट्र ध्वज जो है वह कहीं पड़ा हुआ है, आपने उसको उठाया, सम्मान के साथ रख लिया, तो यहां पर क्या है कि अगर राष्ट्र ध्वज का सम्मान करें ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि एक फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 ऑलरेडी बना हुआ है, और अगर आप किसी तरीके से डिसरिस्पेक्ट इंडियन जो हमारा फ्लैग है उसके लिए दिखाते हैं, तो यहां पर आपके प्रति जो आपको जो सजा है और सारी चीजें हो सकती है। तो बेसिकली डायरेक्टली ये नहीं कहा गया है कि मूल जो मौलिक कर्तव्य हैं वे प्रवर्तनीय हैं, लेकिन हाँ, सरकारी प्रयास और कुछ न्यायपालिका के ऐसे निर्णय रहे हैं जो कि ये बताते हैं कि इसको लागू तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सही किया गया है। ठीक है, सो जैसे कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 की बात करें, आर्टिकल 51 ये कहता है कि राष्ट्र ध्वज का सम्मान करें, और सम्मान को सुनिश्चित इसमें किया गया है, करना तो पड़ेगा ही, सम्मान सुनिश्चित किया गया है। इसमें ऐसी धाराएं बनाई गई है कि अगर आप कुछ ऐसा गलत करते हैं या फिर राष्ट्र ध्वज के साथ उसको फाड़ते हैं, उसको जलाते हैं, या फिर कुछ भी इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं, तो आपको इस ध्वज संहिता के खिलाफ जो है वह चेतावनी और बाकी कार्यवाही की जाती है। तो देखो, नेक्स्ट हम देखेंगे, इसके अलावा ये कहा गया कि राष्ट्रीय सम्मान जो है, ठीक है, हम उसको बनाकर रखें। एक और प्रयास जो मैं आपको बताऊंगी कि हम राष्ट्रीय सम्मान को बनाकर रखें। ठीक है, अब इसके लिए सरकार ने क्या किया हुआ है, एक एक्ट जो है वह लेकर आए हैं, द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू इंडियन नेशनल ऑनर, द प्रिवेंशन ऑफ इंडिया, द प्रिवेंशन ऑफ इंडिया, द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर। ठीक है, 1971। तो राष्ट्रीय सम्मान की अवमानना पर इससे रोक लगेगी कि आप राष्ट्रीय सम्मान जो है उसकी अवमानना नहीं कर सकते, उसको इंसल्ट नहीं कर सकते, और राष्ट्रीयता का और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करें, ऐसा लिखा गया है 51A में, और यहाँ पे उसको सुनिश्चित किया गया है। तो राष्ट्रीय अवमानना पर जो रोक है ना, और राष्ट्रीय जो सम्मान है उसका सम्मान करना बेसिकली हमारा दायित्व है, ऐसा इसमें सुनिश्चित किया गया है। तो राष्ट्रीय सम्मान की अवमानना पर इससे जो है वह रोक लगेगी। ठीक है, जो लोग ये दर्शाना चाहते हैं कि इंडिया के वो बेसिकली अगर एंटी गवर्नमेंट हो रहे हैं, या फिर वह कुछ इस तरीके से, या फिर एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वह हो रहे हैं, और वह किसी तरीके से जो हमारे नेशनल ऑनर है उसको अगर कोई क्षति पहुंचाते हैं, कुछ भी अगर वह कर रहे हैं, उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए प्रॉपर इस तरीके के जो एक्ट हैं वह बने हुए हैं ताकि इस चीज को सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं कि आखिर सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिशें क्या रही, लेकिन उसके पहले विशेषताओं की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आखिर मौलिक कर्तव्य जो है उसकी विशेषता क्या है ना। देखो, फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे तो फंडामेंटल राइट ऐसे हैं, मौलिक अधिकार जो कि नागरिकों को भी हैं, तो कुछ ऐसे हैं कि जो कि विदेशियों को भी है। गैर नागरिक मतलब जो नागरिक नहीं है इंडिया के, जो विदेशी, जैसे कि आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की अगर हम आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, जीवन के अधिकार की अगर हम बात करेंगे, है ना, तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का जो अधिकार है आर्टिकल 21 की हम बात करें तो वो सभी के लिए है। लेकिन जब हम कर्तव्यों की बात करेंगे तो ये केवल नागरिकों के लिए है। ठीक है, तो यहां पर पहली बात यही हो गई कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, फंडामेंटल राइट्स तो कैसे है, हो सकता है कुछ ऐसे हों, कुछ लिख लेना क्योंकि सभी के लिए नहीं है। फंडामेंटल राइट्स में कुछ जो है वह सभी के लिए है, लेकिन जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करेंगे
तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है यह केवल नागरिकों के लिए है। अच्छा एक बात बताओ, एक बहुत छोटी सी बात सोचो, अपने घर में देखो क्या हो रहा है। आपकी अगर फैमिली की बात करें, कोई फैमिली मेंबर ही होगा जो अपना कर्तव्य निभाएगा या घर को साफ रखने में मदद कर रहा है, फिर घर की और चीजों को ठीक करने में मदद कर रहा है। मतलब उस घर को अपना अगर कोई समझ रहा है तो वो आपका अपना फैमिली मेंबर ही है। बाकी अगर कोई रिश्तेदार है, मेहमान आते तो आपने देखा होगा वे किस तरीके से आपके घर की चीजों को या फिर पूरा तहस नहस कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आप कर्तव्यों की अपेक्षा की आपका घर जो है मेंटेन रहे। कहते नहीं अरे तुमने देखा नहीं, तुम्हें देखना चाहिए था, तुम्हारी चीज थी। तो ये क्या है कि फंडामेंटल ड्यूटीज है, कर्तव्यों की जब हम अपेक्षा करते हैं ना तो वो हम अपने से करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज की जब हम बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय सम्मान है ना, राष्ट्रीय गीत का राष्ट्रीय गान जो है अगर वह हो रहा है तो खड़े हो जाना, उसके लिए आदर देना, ये बात हम किसी विदेशी से नहीं कर सकते, या फिर वो इंडिया में है हम उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये एक्सपेक्ट हम केवल इंडियन से कर सकते, इंडियन सिटीजन से कर सकते जो कि नागरिक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज किसके लिए? केवल नागरिकों के लिए है। फंडामेंटल राइट तो कुछ ऐसे हैं जो कि सभी के लिए है। ये पहली बात हो गई कि मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी है, लेकिन मौलिक कर्तव्य ऐसे है जो कि केवल भारतीय नागरिकों पर ही लागू होंगे, है ना। तो यहां पर देखो हो सकता है एक कंडीशन जो है ये यूपीएससी समटाइम्स दे देता है कि एक जो विदेशी है वह इंडिया में आया हुआ है और क्या उसके ऊपर इसको इंपोज किया जा सकता है। याद रखो कि जब लास्ट आप देखेंगे करंट अफेयर्स अगर चीजों को पढ़ा, अभी एक शायद 2 साल पहले की बात है, सिनेमा हॉल में मूवीज देखने जाते होंगे तो सिनेमा हॉल में क्या था कि न्यायालय की गाइडलाइन के अनुसार उसमें देशभक्ति को बेसिकली लोगों के मन में देशभक्ति को बनाए रखने के लिए जब जो राष्ट्रगान है वो मैंडेटरी कर दिया था कि फिल्म शुरू होने के पहले जो राष्ट्रगान है वो बजाया जाए, नेशनल एंथम। उसमें कई इस तरह की न्यूज भी आ गई थी। कुछ लोगों ने वीडियोज जो अब तो भाई सोशल मीडिया है, जरा सी बात जो है हवा हो जाती है, पहुंच जाती है। तो उसमें क्या हुआ था कि कुछ लोगों ने वीडियोस भी पोस्ट कर दी कि देखो ये बैठे हुए थे और इनके अंदर जो है वह देशभक्ति नहीं है। तो फिर कुछ लोगों का कहना है कि क्या केवल अगर हम राष्ट्रगान के लिए खड़े नहीं हुए तो हमारी देशभक्ति उसमें आपको दिखाई दे दी गई। तो यहाँ पर इस बात पर जो है वह बेसिकली मुद्दा भी बना था कि अगर फंडामेंटल ड्यूटीज को प्रवर्तनीय नहीं किया जा सकता है ना, इसको इन्फोर्समेंट में नहीं लाया जा सकता, फिर न्यायालय जो है वह ऐसा क्यों कर रही है। तो इस तरह की डिबेट्स आप देख सकते हैं। और ये अगर इस तरह के निर्णय, देखो प्रश्न कहां से आते हैं, प्रश्न यहीं से आते हैं कि जो चीजें आप करंट अफेयर में देख रहे हैं कि अभी चारों तरफ, अब आर्टिकल 44 चल रहा है, 2015 में प्रश्न भी आ गया, आर्टिकल 44 जो है वह काफी चल रहा है, या फिर नारी शक्ति वंदन अधिनियम चल रहा है, तो महिला सशक्तिकरण से उसको जोड़ो, ठीक है। संसद में महिलाओं की भागीदारी, विधायिका में महिलाओं की भागीदारी, और भी जाने कहां कहां से प्रश्न आ सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको बेसिकली थोड़ा सा एक कनेक्ट करना बच्चों आना चाहिए कि अगर ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है ये बार बार लाइमलाइट में है, चर्चा में, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि पहली बात हमने ये देख ली। अब नेक्स्ट क्या है, संविधान के अनुसार मौलिक कर्तव्य जो है वह गैर न्यायोचित या गैर प्रवर्तनीय है, उनके उल्लंघन के लिए सरकार कोई कानूनी प्रतिबंध लागू नहीं कर सकती। आलोचक इसी बात का फिर से फायदा उठाएंगे। आलोचक कहेंगे कि फिर जरूरत क्या थी, एक मजाक सा कर दिया आपने। वही बात होगी ना, अच्छी बातें दीवारों पे लिखी हैं बट उसको इंप्लीमेंट अगर करने की हम बात करें, कितने लोग जो है वह उसको कर पाते हैं। तो अगर मौलिक कर्तव्य जो है वे गैर न्यायोचित हैं, गैर प्रवर्तनीय है ना, तो यहां पर क्या है, गैर प्रवर्तनीय शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया गया कि इसको जो है वह लागू नहीं कराया जा सकता है और आप न्यायालय जो है वह इसके लिए नहीं जा सकते, आप न्यायालय जो है वह इसके लिए नहीं जा सकते। मौलिक कर्तव्य के तहत नैतिक और नागरिक दोनों ही प्रकार के। अच्छा देखो, इसमें कुछ ऐसे होते हैं जो कि एक मोरालिटी को दिखाते हैं, कुछ ऐसे कर्तव्य होते हैं जो कि हमारे नागरिक होने को दिखाते हैं कि हमें नागरिक होने के नाते जो है वह इसका सम्मान करना चाहिए। अगर हम नैतिकता की बात करें तो देखो, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले जो आदर्श थे वो हमारा नैतिक कर्तव्य हो गया, और संविधान का पालन करना, आदर्श संस्था और राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का आदर करना, ये हमारा नागरिक कर्तव्य हो गया। कि चूंकि हम नागरिक है इस देश के, हमारे पास इंडियन सिटीजनशिप है, हम इंडिया के सिटीजन है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ का जो संविधान है, याद रखना, नागरिकता के छिन जाने का मतलब सरकार आपसे नागरिकता को वापस ले सकती है अगर आपने संविधान का अनादर किया है। तो आप जब अगर कभी देखो कि कहां कहां पर ऐसा प्रतीत होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा या न्यायपालिका के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज के जो आदर्श हैं उसको लेकर कुछ नीतियां बनाई गई, ये भी एक नीति थी, है ना। सिनेमा हॉल में फिल्म शुरू होने के पहले
राष्ट्रगान जो है वह बजाया जाए, ये भी इसको इन्फोर्समेंट लागू करने, मतलब इस निर्णय के पीछे ध्यान में तो कहीं ना कहीं इसको रखा गया था ना, है ना। या फिर राष्ट्रीय ध्वज संहिता की बात करें तब भी ध्यान में रखा गया था। राष्ट्रीय जो भी हमारे प्रतीक है उनका अनादर ना हो, इसके लिए भी कुछ प्रिवेंटिव एक्ट है वह लाए गए हैं। इसके अलावा हमने देखा कि ये नैतिक है, कुछ ऐसे हैं इस लिस्ट में, कुछ ऐसे जिनकी प्रकृति नैतिक है, कुछ ऐसे हैं जो कि हमें एक नागरिक होने के नाते हमारे दायित्व हैं। तो ये कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो कि हमें मौलिक कर्तव्यों में दिखाई देती हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और विशेषता देखो कि जैसे कि अगर हम भारतीय जीवन पद्धति की बात करें, हमारे धर्म है ना, पुराण या फिर जो कुछ भी भारतीय परंपरा हम कह लें, भारतीय परंपरा, धर्म और पद्धति, रामायण की बात कर लो, महाभारत की बात कर लो, भारतीय धर्म, परंपरा और पद्धति, भारतीय धर्म, परंपरा और पद्धति, ये बेसिकली हमें क्या सिखा रहा है? ये हमें कर्तव्यों की शिक्षा देते हैं, ये हमें ड्यूटीज को निभाने की बात करते हैं, कर्तव्यों की शिक्षा देते हैं, है ना। ये बताते हैं कि एक राज्य के प्रति या हमारे अपनों के प्रति क्या जो कर्तव्य है वह होना चाहिए। तो अगर हम अपने थोड़ा सा पुराना जाकर भी देखें तो चाहे राजा महाराजा रहे हों या फिर महाभारत, जो हमारे आपके आदर्श हैं, अगर हम उनकी बात कर लें, ठीक है, जो भी आपके आदर्श है, किसी भी धर्म की मैं बात कर रही हूँ, तो जो भी आपके आदर्श है कहीं ना कहीं वो आपको सिखाते हैं, कर्तव्यों का पालन करना सिखाते हैं। तरीके अलग हो सकते हैं बट हाँ, ड्यूटीज की बात तो करते हैं, है ना, कि अगर आपको अधिकार चाहिए तो कर्तव्य जो है वो आपको जरूर निभाने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनका महत्व क्या है। महत्व क्या है, आखिर इंपॉर्टेंस क्या है? वो तो विशेषताएं महत्व आपको लगभग एक जैसे लग सकते हैं, पर यहाँ पे देखो जब इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो विशेषताओं में हमने देखा था कि कुछ नागरिक है तो कुछ नैतिक है। यहां पर हम देखेंगे कि ये नागरिक के मन में देशभक्ति की जैसी जो भावनाएं हैं या देश के लिए कमिटेड टाइप की जो फीलिंग्स है उसको पैदा करेगा। तो यहां पर क्या है कि देश के प्रति जो है वह कर्तव्य की याद भी दिलाएगा, तो देश में नागरिकों में अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ाएगा, कर्तव्यों की याद दिलाएगा कि हमारा जो कर्तव्य है वह आखिर क्या है हमारे देश के प्रति, है ना। तो ये इसका महत्व है, देश के प्रति कर्तव्य याद दिलाएगा, राष्ट्र विरोधी या फिर सामाजिक विरोधी जो गतिविधियां हैं उस पर रोक लगाने का काम करेगा, और इसलिए इसको चेतावनी के रूप में देखा जाता है। चेतावनी, राष्ट्र विरोधी या समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी या समाज विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाता है, और गतिविधियों पर रोक लगाता है इसलिए इसको बेसिकली एक चेतावनी के रूप में भी देखा जाता है, ठीक है, एक चेतावनी के रूप में भी इसको देखा जाता है। नेक्स्ट हमने देखा कि अदालतों को किसी विधि की संवैधानिकता, वैधता और उसके परीक्षण के संबंध में ये सहायता करता है। तो अदालत जो न्यायपालिका की बात करेंगे तो अपनी न्यायपालिका क्या कर रहा है कि संविधान की व्याख्या के लिए जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसका यूज करता है। तो फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, इन तीनों का उपयोग, है ना, किसी भी नीति, किसी भी पॉलिसी, किसी भी आदेश को जारी करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कहीं उससे हमारा इस जो भी हमने मूल्य कर्तव्य निभाए हैं, जो भी हमने बनाए हैं, कहीं उसका तो उसकी कोई हानि तो नहीं हो रही, संविधान के मूल्यों की हानि तो नहीं हो रही, संविधान के अंतर्गत वो बात है या फिर नहीं है। तो यहां पर देखो संवैधानिक वैधता के परीक्षण के लिए जो है ये बहुत आवश्यक है, चाहे हम मौलिक अधिकार की बात करें, मौलिक अधिकार, बुरा तो नहीं मानेंगे अगर मैं राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों की जगह मौलिक सिद्धांत लिख दूं, मौलिक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य, ट्यूनिंग हो गई ना, मौलिक आपको ध्यान रखेगा, याद रहेगा। तो यहां पर क्या कि मौलिक अधिकार, मौलिक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य, यानी आपका पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 4A, ठीक है। तो इन तीनों को ध्यान में रखते हुए बेसिकली किसी भी मामले की या संवैधानिकता की जो जांच है वो की जाती है, किसी की प्रामाणिकता जो है वह की जाती है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि नागरिकों में अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं, बेसिकली ये हमें प्रेरणा देते हैं, हमारे क्या ये प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं, हम इंस्पायर हो रहे हैं इनको पढ़ के कि भाई हमें जो है वह हमारे राष्ट्रीय आदर्श जो है स्वतंत्रता समानता, हम उस चीज का आदर करना चाहिए, और ना केवल स्वतंत्रता समानता हमें अपने लिए बल्कि हमें ठीक वैसा ही व्यवहार जैसा हम खुद के लिए सोचते हैं हमें दूसरे के साथ भी करना चाहिए।
लाइफ, अगर हम बात करें राइट टू लाइफ में राइट टू डिग्निटी भी शामिल है। गरिमा का मतलब क्या होगा? अगर हम डिग्निटी की बात करें, गरिमा या डिग्निटी का मतलब ये होता है जब एक व्यक्ति जो है अपने से भिन्न व्यवहार किसी दूसरे के लिए रखता है। आपका अगर स्वाभिमान है तो सामने वाले का भी है ना। तो यहाँ पर क्या है कि अब जैसे आप मूवीज में बड़ा एक डायलॉग सुनते हैं कि साहब गरीब की भी तो इज्जत होती है। इसका मतलब क्या है? वो जो डायलॉग है ना, वो आपको गरिमा याद दिला रहा है कि गरीब की भी इज्जत होती है। इसका मतलब क्या है? एक मनुष्य होने के नाते, चूंकि देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, नेचुरल लॉ या प्राकृतिक सिद्धांत की बात करें कि समानता क्यों जरूरी है, तो प्राकृतिक सिद्धांत कहता है कि चूंकि ईश्वर ने सभी मनुष्यों को बनाया हुआ है, ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, तो जब ईश्वर ने भेदभाव बनाने में नहीं किया तो हम आप भेदभाव करने वाले कौन होते? चाहे कास्ट हो, चाहे कम्युनिटी हो, ये सब तो मनुष्य का बनाया हुआ है ना। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है कि नेचुरल लॉ भी है, लेकिन यहाँ पर जो है हम एक दूसरे के प्रति सम्मान, बंधुता का जो भाव बनाकर रखें, ये सभी प्रेरणा स्रोत कहाँ से? ये सभी इंस्पिरेशन है, मतलब इंस्पायर होते हैं हम सभी कि चलो हमें एज अ नागरिक होने के नाते हमें ये जो कमिटमेंट है हमारे देश के लिए होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति में सक्रिय भागीदार हैं, ये बताता है कि नागरिक जो है वह केवल मूक दर्शक नहीं है। नागरिक केवल मूक दर्शक नहीं है। मौलिक कर्तव्य ये बताते हैं, ऐसा नहीं कि संविधान में सिर्फ अधिकारों की बात कही होती तो सिर्फ लोग अधिकार मांगते, कर्तव्यों की बात कही गई है तो ये भी बताता है कि राष्ट्र निर्माण में हमारी और आपकी भी भागीदारी है। तो नागरिक केवल मूक दर्शक नहीं है, मूक दर्शक नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदार भी हैं। सक्रिय, आखिर राष्ट्र मिलकर किससे बनता है? जैसे कोई एक संगठन वहां के लोगों से मिलकर बनता है। जैसे कि जो सरकार की हम बात करते हैं, सरकार अपने आप में कुछ है या लोगों से मिलकर बनी है? अगर लोगों से मिलकर बनी है तो कौन व्यक्ति उसमें, किस टाइप के व्यक्ति शामिल हो रहे हैं, ये उसकी गुणवत्ता को प्रभावित करेगा, ये सरकार के निर्णयों की गुणवत्ता को प्रभावित करेगा? नहीं करेगा। तो देखो, अगर पहले जो सरकार थी और आज जो सरकार है या आगे जो सरकार होगी, उसमें हम देखेंगे कि जो लोगों का लेवल, लोगों का स्तर और चीजें हैं वह बदलेंगी कहीं ना कहीं। और अगर जैसे कि एक व्यक्ति जो है वह डिसीजन ले रहा है, जिस पद पर वह बैठा है वो जो डिसीजन ले रहा है, ठीक है, तो ये प्रभावित करेगा कि वो आखिर वो जो व्यक्ति, उसके मूल्य क्या है। तो यहां पर हम देखेंगे कि कोई भी जैसे कि संगठन हो, सरकार हो, जब ये लोगों से मिलकर बनती है ना, तो कहीं ना कहीं जिस टाइप के लोग हो उस तरह का संगठन हो जाता है। एक संगठन की मैं आपको बात बताती हूँ कि मान लो कोई संगठन ऐसा है कि उसमें ज्यादा लोग हैं। संगठन हम क्यों बनाते हैं? जिन बच्चों ने मैनेजमेंट किया हो, मेरा एमकॉम बीकॉम रहा, तो मैनेजमेंट और इन सब में आप पढ़ते हैं कि संगठन, ऑर्गेनाइजेशन की हमें आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि जब हमारे उद्देश्य बड़े होते हैं तब हम उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अकेले नहीं चल सकते। आप सोचो कि आप 1000 करोड़ रुपए कमा लो, वो आपसे अकेले संभव नहीं है ना। जब तक आप कोई ऐसा काम नहीं कर रहे कि कोई कहीं रॉबरी डालना, कहीं डाका डालो, बैंक लूट लो। तो अगर आपने इस तरह के कोई प्लान नहीं बनाए हैं तो ये आसान नहीं होता। आपको लोगों की जरूरत होती है, आपको लोगों के कौशल की जरूरत होती है ना। तो एक संस्था को लोगों से लाभ होगा, लोगों को संस्था से लाभ होगा। तो एक संस्था, संगठन क्यों बना होता है कि हम परस्पर आपस में मिलकर सबके कौशल का यूज करके हम वो 1000 करोड़ रुपए बना ले, इसके लिए उसका यूज होगा। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो राष्ट्र निर्माण हुआ है ना, राष्ट्र निर्माण में वहां के जो जागरूक नागरिक हैं, जो अवेयर सिटीजन्स हैं, उनका एक बड़ा रोल होता है, उनका बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। अगर राष्ट्र के नागरिक, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था जो कि इकोनॉमी के एक चैप्टर की टैगलाइन थी, चैप्टर नेम था वो, जो यूपीएससी ने ऐसे में पूछ लिया था कि राष्ट्र निर्माण जो है वह नागरिकों से होता है। और उसमें आप देखेंगे इकोनॉमी के चैप्टर में आप पढ़ेंगे, शायद ह्यूमन रिसोर्स वाला होगा, चैप्टर नेम नहीं याद आ रहा मुझे। तो उसमें ये लिखा गया था स्टार्टिंग में ही कि जब चैप्टर का भूमिका नहीं लिखी रहती कि हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि राष्ट्र सोना चांदी या भौतिक संसाधनों से नहीं बल्कि उसके स्त्री पुरुषों से मिलकर बनता है, कि वहां पर लोग किस तरीके से है, उससे जो राष्ट्र है वह बन रहा है ना। तो सिटीजन में क्या अंतर होता है। ये राष्ट्र की बात हो गई कि राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदार है ना। अच्छा, इंदिरा गांधी ने कहा था कि लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी इसलिए जरूरी है। अच्छा देखो, इंदिरा गांधी के शासनकाल, आपने पॉलिटी पढ़ा क्लास 12 में, जो हमने देखा था कि स्वतंत्रता के बाद भारत की राजनीति किस तरफ गई, उसमें हमने लोकतांत्रिक जो खतरा वाला है, लोकतांत्रिक चुनौतियां जो हमने देखा था, जिसमें कि आपातकाल की चर्चा की गई है, उसमें क्या था कि आपने देखा था कि इंदिरा गांधी की जो सरकार है, कैसे उसके खिलाफ जो है लोग लामबंद होने लगे थे। चाहे हम जो समाजवादी नेताओं की बात करें या फिर उन सभी ने कैसे आखिर उनके खिलाफ एक तरह से अब एक विरोध, जनव्यापी एक विशाल प्रदर्शन की बात की रामलीला मैदान में। उसके बाद क्या हुआ? आपातकाल लगा।
उसके बाद सरकार ने, ये उसी दौरान की बात चल रही है, ये सारा सीन जो है वो उसी समय का, उसी समय मूल कर्तव्यों की आवश्यकता होती है कि लोग अपना कर्तव्य समझते कि सरकार को उसका काम करने दें, लोग अपना कर्तव्य समझते कि सरकार को उसका काम करने दें, है ना, लोग सरकार के खिलाफ ऐसे विद्रोह ना करें, वो अपने कर्तव्यों को समझे। तो यहां पर ये जो आह्वान है बेसिकली इस वक्त किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन था 1976 में, उसी के द्वारा इसको जोड़ लिया गया था। तात्कालीन विधि मंत्री थे उस वक्त HR गोखले। उन्होंने कहा था कि स्वतंत्र भारत के बाद जून 1975 को आपातकाल की पूर्व संध्या पर लोगों का एक वर्ग ने स्थापित विधिक व्यवस्था का सम्मान करने की अपनी प्रतिबद्धता में कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। ये बात वही की जा रही है। याद है आपको किसने किया था? ये भूल गए? आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा। बताइए जरा, ये नाम आप मुझे बता दीजिए। ये किसके बारे में कहा जा रहा होगा कि एक वर्ग ऐसा था जिसने जो देश की विधिक व्यवस्था थी उसके खिलाफ कोई रुचि नहीं दिखाई, है ना, विधिक व्यवस्था को जो स्थापित इंदिरा गांधी ने क्या कहा था कि अगर जो सरकार आई है या पार्टी के जो नियम है, पार्टी ने जो नीतियां बनाई है, उस हिसाब से काम करने दो। लोगों के द्वारा चुनी हुई जो सरकार है उसको उसकी नीतियों के हिसाब से काम करने दो, क्योंकि उसकी नीतियों के कारण ही कहीं ना कहीं लोगों ने उसको इलेक्ट किया होगा। तो यहाँ पर यह बात इंदिरा गांधी के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो बेसिकली इंदिरा गांधी कहती हैं कि जो मौलिक कर्तव्य है उससे लोग जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, वो स्ट्रांग होगी। अब हम इसकी आलोचना की थोड़ी सी बात करते हैं। आलोचना किस आधार पर करेंगे? आलोचना के कुछ आधार हैं, जैसे वही बात, लिस्ट कंप्लीट नहीं है। जो कर्तव्यों की लिस्ट बनाई गई है ना वो पूर्ण नहीं है, ये इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है। कुछ बातों को तो डबल लिख दिया है, ठीक है, जैसे कि भ्रातृत्व की भावना, सामसिक एक तरह से सद्भाव की भावना, कई कई चीजों को डबल कर दिया और कहीं कहीं जो है वह कंप्लीट ही नहीं। कुछ और चीजें भी हो सकती थी। कुछ और चीजें जानते हो क्या हो सकती थी? जैसे कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कहा था कि टैक्स भरना एक मौलिक दायित्व हो, है ना। मैं इसमें एक एग्जाम्पल बताती हूं कि जैसे कि टैक्स भरना, टैक्स दायित्व, ठीक है, ये आपके दायित्व के साथ जोड़ दिया जाए। जैसे कि राइट टू वोट, मतदान, इसको आपके दायित्व के साथ जोड़ दिया जाए। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें तो है ही नहीं, इंपॉर्टेंट चीजें तो नहीं है। अब जैसे कि राइट टू वोट की बात करें, कई बार गवर्नमेंट ये कहती भी है कि अगर जो एजुकेटेड लोग हैं, या देखो कई रिपोर्ट्स ऐसा बताती हैं, मेरा अपना मानना नहीं है, कई रिपोर्ट्स ऐसा बताती हैं, लेकिन हाँ आसपास देखने सुनने में तो यही पता चलता है कि ज्यादातर जो एजुकेटेड लोग हैं कहीं ना कहीं उनने अपना अगर व्यवस्था बना ली, वो सरकार पर उतनी निर्भर अगर नहीं है, वो वोट देने भी नहीं चाहते। और अगर हम इसलिए वोट ऑफ परसेंटेज की बात करें तो जो ग्रामीण इलाके का व्यक्ति है, ठीक है, वो लोग जो है वह ज्यादा वोट दे रहे हैं जो अनएजुकेटेड पीपल है, चाहे वह किसी भी तरीके से दे रहे हो, चाहे किसी लोभ लालच में आके दे रहे हो या फिर इस उम्मीद से दे रहे हो कि नई सरकार आएगी हमारे लिए कुछ कदम उठाएगी। तो यहां पर क्या किया जाता है, बार बार जब भी लोकतंत्र, अभी देखना आप फिर से ये बात शुरू हो जाएगी, कई आर्टिकल आप इसके बारे में पढ़ लोगे। चुनाव का, जब चुनावी वर्ष होता है तब चुनाव के बारे में कई तरह की बातें होती हैं। आखिर चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे मीडिया हो, उस चीज से बच तो सकते नहीं है। तो क्या आप कई बार देख लेंगे कि वोट को जो है बेसिकली एक तरह से शामिल विधिक कर्तव्य बना देना चाहिए, क्योंकि अगर लोकतंत्र में लोग वोट नहीं करेंगे सरकार कैसे अच्छी आएगी, लोगों की भागीदारी नहीं होगी, सरकार कैसे वो चुनेंगे। सरकार को चुनने में लगभग सभी लोगों की भागीदारी हो तब तो, मतलब सभी का निर्णय होना चाहिए ना। डेमोक्रेसी का मतलब फिर अर्थ क्या रह जाएगा, कैसे सर्वाइव करेगी डेमोक्रेसी। तो देखो, डेमोक्रेसी फेलियर की अगर हम बात करें, उसका एक आधार होता है कि लोगों की उदासीनता हो जाती है, वो उसमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। एक तो राजनीति से वैसे भी लोग दूर रहते हैं कि अभी राजनीति में चले गए तो छवि खराब हो जाएगी। लोग इलेक्शन राजनीति से दूर रहते हैं कि भाई, लेकिन वोट देने से भी लोग बचते हैं। उन्हें लगता है हमारे वोट से क्या होता है, शायद ऐसा अगर सब सोच ले तो कोई वोट ही ना करे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि टैक्स और मतदान दो ऐसी चीजें हैं जिन्हें शामिल किया जाना चाहिए। इन दोनों की बात जो है वह सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने की थी, बट सरकार ने उसको नहीं माना था, है ना। कर्तव्यों की सूची कहा जाता है पूर्ण नहीं है, ये और बेहतर बन सकती थी। नेक्स्ट देखो, गैर प्रवर्तनीय है। और अगर गैर प्रवर्तनीय है, न्यायालय द्वारा लागू नहीं है, इसकी प्रकृति कैसी है, न्यायालय द्वारा लागू नहीं है, आप न्यायालय में जाके उसको लागू नहीं करा सकते। इसकी प्रवर्तनीय, गैर प्रवर्तनीय है, ठीक है, गैर न्यायोचित है, नॉन जस्टिफिएबल इसकी प्रकृति है। न्यायालय इसको लागू नहीं कर सकता, मानो ना मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए आलोचक कहते हैं कि ये केवल कैसी बातें, दीवार पे लिखी हुई अच्छी बातें हैं, बस इनका कोई लेना देना नहीं है। अस्पष्ट है, बहुअर्थी है, एक के कई अर्थ निकल रहे हैं। अस्पष्ट कैसे है, उच्च आदर्श, कौन से उच्च आदर्श, उच्च आदर्श तो कौन से उच्च आदर्श, बहुत सारे हो सकते हैं।
अगर हम यहाँ पर कह रहे हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण हम डेवलप करें, तो भाई कैसा वैज्ञानिक दृष्टिकोण? वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो कैसा वैज्ञानिक दृष्टिकोण? मुझे लगता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब होना चाहिए कि जैसे कि हम जो रूढ़ियां और चीजों को मानते हैं उसकी जगह हम वैज्ञानिक तरीके से सोचें। वैज्ञानिक तरीके से ऐसा ही नहीं कि एकदम रॉकेट ही घर में बनाने लग जाना है, असेंबल करने लग जाना है। इसका मतलब क्या है कि हम बहुत सी जो रूढ़ियों या फिर जो चीजों को हम पहले जिस तरीके से सोचते थे कि नहीं ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, इस तरीके से ये हो जाएगा, हम उन चीजों से शायद बाहर निकल सके, जितना मैं समझ पा रही हूँ। तो यहाँ पर देखो कि अस्पष्ट है, बहुअर्थी है, कई तरह के जो अर्थ है इससे निकल कर आते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसकी आलोचना हम इस आधार पर कर सकते हैं, ठीक है, कि क्योंकि अगर इन शब्दों की अलग अलग व्याख्या हो सकती है। बहुअर्थी क्यों है? क्योंकि अलग अलग व्याख्या है। पूरा लिख देती हूं, शब्दों की अलग अलग व्याख्या हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। शब्दों की अलग अलग व्याख्या, शब्दों की अलग अलग व्याख्या हो सकती है, ठीक है, अलग अलग व्याख्या हो सकती है, इसलिए। अच्छा देखो, मैं आपको एक कथन बताती हूँ। 99.9% से ज्यादा नागरिक कानून का पालन करने वाले हैं, इसलिए उन्हें कर्तव्य बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप किसी को कर्तव्य बता रहे हो, इसका मतलब वो व्यक्ति कैसा होगा, उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज नहीं होती। अगर आप किसी से कह रहे हो क्यों तुम्हें इतना समझ में नहीं आया कि तुम्हें ये काम भी कर लेना चाहिए था, आप उसको उसके कर्तव्य की याद दिला रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या माना जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति संतुष्ट है, उसको लग रहा है कि मैं इस देश का नागरिक हूं, उसके अंदर देशभक्ति, वो अपने आप इस चीज को फॉलो करेगा। और लेकिन अगर किसी के अंदर वो भावना नहीं है, किसी के अंदर एक पूर्ण भावना नहीं है, वो क्यों आखिर मौलिक कर्तव्यों को मानेगा? तो इसका मतलब सरकार इम्पोज अगर कर दे, लागू अगर कर दे जबरदस्ती कि नहीं इसी को मानो, तुम तो मानो, नहीं मानना फिर भी मानना पड़ेगा, तब ये दिखाता है कि वो व्यक्ति असंतुष्ट है, तभी सरकार इस चीज के लिए कह रही है। अगर आप ये मानोगे कि भारत देश के नागरिक जिम्मेदार है, वो अपने आप राष्ट्र सम्मान के बारे में सोचेंगे, वो राष्ट्र हित की बात करेंगे, अगर वो भारत के नागरिक हैं, वो संतुष्ट हैं, है ना, वो अपने आप देश के भले के बारे में सोचेंगे। लेकिन जो असंतुष्ट है, अगर आप जबरदस्ती इंपोज करोगे, इसका मतलब तो वही है कि वो व्यक्ति असंतुष्ट है, आप उसको कर्तव्यों की याद दिला रहे हो। तो यहां पर यह कहा जाता है कि जो ज्यादातर नागरिक तो भाई मान रहे हैं। अब देखो, जो महत्व बताएगा वो कह देगा कि 99.9% लोग मान रहे हैं। अब जो नहीं जानेगा वो ये कह देगा इसकी आलोचना में कि 99.9% लोग ऐसे हैं जो कि इनको नहीं मानते क्योंकि वो इनको नहीं जानते। आप राष्ट्रगान का राष्ट्र गीत का आदर कर सकते हैं, एक गांव का व्यक्ति भी कर सकता है जिसने संविधान नहीं पढ़ा, है ना, बस उसको पता है, चाहे सुन के पता है, चाहे स्कूल गया था बहुत पहले इसलिए पता है, कई तरीके से जो है इसको वो जानता है, इसलिए वह इनका सम्मान कर देता है कि नहीं हमारे देश का झंडा नीचे गिरा था, उसने जल्दी से उठा लिया। अब सोशल मीडिया पर इस तरह के कई आप देखते हैं कि भाई 15 अगस्त है, 26 जनवरी, इसके आसपास आपको बहुत ज्यादा दिख जाएंगे, है ना। तो इसमें क्या है कि ये कर्तव्य बताने की आवश्यकता नहीं है। जब लोग कार्यों के प्रति संतुष्ट हों तो कर्तव्यों का पालन स्वेच्छा से करेंगे। लेकिन लोगों को यह बताना कि उनके कर्तव्य क्या है, ये यह दर्शाता है कि वे संतुष्ट नहीं है, और अगर ऐसा सरकार या संविधान करता है, इसका मतलब वो क्या बताना चाह रहा है। तो यहाँ पर ये इसकी आलोचना जो है वह की जाती है, ठीक है, ये आलोचना जो है। और आपको पता है ये बात किसने कही थी? ये कही थी C.K. दफ्तरी ने, जो भारत के पूर्व महान्यायवादी रहे थे। संवैधानिक पद पर बैठा कोई व्यक्ति इस तरह की बात कर दे तो अपने आप उस बात का इंपॉर्टेंस हमें समझना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखो, अगर हम देखेंगे तो कुछ लीगल एंड इस तरह के जो फॉर्म होते हैं उनके अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था कि कर्तव्यों को ज्यादा स्पष्ट होना चाहिए, कोई भी इन आदर्श विचारों को समझ नहीं पाता, है ना। कर्तव्यों को स्पष्ट इसलिए होना चाहिए क्योंकि आसानी से अगर लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो वह आखिर कैसे इसको करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये बेसिकली कुछ लोगों ने कहा कि ये अतिरेक चीजें हैं, एक्स्ट्रा नहीं हो जाता है। आलोचना ये भी कहा जाता है कि ये जो है वह अतिरेक बातें हैं, अजीब सी बातें हैं, अतिरेक बातें हैं, इनकी आवश्यकता नहीं थी, जबरदस्ती जो है वह इनको शामिल कर दिया गया, ठीक है। अब हम चलिए आगे चलते हैं, वर्मा समिति पे बात करते हैं। ये आपका लास्ट टॉपिक है, वर्मा समिति की टिप्पणी। अब देखो, हमने सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों की बात करी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश थी कि फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ कुछ ड्यूटीज भी होनी चाहिए नागरिकों की। वर्मा समिति को देखो, सबसे ज्यादा मौलिक कर्तव्यों की आलोचना इस बात पर होती है कि मौलिक कर्तव्य जो है वह इनफोर्सेबल नहीं है, उसको प्रवर्तनीय नहीं है। लेकिन अगर, अच्छा मैं आपसे पूछती हूँ, क्या इनको लागू कर सकती है संसद?
बिल्कुल कर सकती है। तो संसद के द्वारा इनको लागू किया जा सकता है ना। और इसी बात की जांच के लिए वर्मा समिति बनी। सो 1998 में वर्मा समिति जो है वह गठित हुई थी और इसका उद्देश्य बेसिकली ये था कि जो फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं इनको कैसे लागू कराया जाए। और उसके लिए एक तरीका ये बता रहे हैं कि जो विद्यालय है या जहां जो भी शैक्षिक संस्थान है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब में मौलिक कर्तव्यों की शिक्षा दी जानी चाहिए। आप देखेंगे, खैर ये तो पॉलिटी की बुक है तो इसमें तो मिल ही जाएगा, आप एनसीईआरटीज और बाकी किताबों को बच्चों अगर देखेंगे तो उन सब में शुरुआत में या तो मौलिक कर्तव्य छपे या भारत की प्रस्तावना छपी है। देखेंगे ना आप उसको कि प्रिंट क्या है, पहले दूसरे पन्ने पे आप देखेंगे एनसीईआरटीज में स्पेशली कि कहीं प्रस्तावना है तो कहीं मौलिक कर्तव्य है। तो ये एक प्रयास ही तो है, ये एक प्रयास ही तो है ना। तो यहाँ पर वर्मा समिति ने यही कहा था कि हम इस तरीके के जो कार्यक्रम, एक कार्य प्रणाली तैयार कर दें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वह इस बात की जिम्मेदारी ले कि लोगों को परिचित कराएंगे कि ये उनके मौलिक कर्तव्य है और उन्हें एज अ सिटीजन इसको निभाना चाहिए। तो यहां पर देखो बेसिकली इन्होंने पाया कि देश के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों की गैर परिचालन का मुख्य कारण है इसके कार्यान्वयन के लिए रणनीति ही नहीं है। तो बेसिकली कोई रणनीति अगर आपने नहीं बनाई, कोई स्ट्रैटेजी आपने नहीं बनाई, कुछ लोगों ने यह भी माना कि ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, किसी के पास जानकारी ही नहीं है। कितने लोग संविधान पढ़ेंगे? और अगर हम और आप संविधान पढ़ते हैं तो हम लागू करने के संबंध में पढ़ते हैं कि हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे? हम पढ़ते हैं कि बस पॉलिटी के आंसर्स निकलने लगे, बस मेंस के लिए कुछ हमसे हो जाए, थोड़ा बहुत करंट के लिए हो गए। क्या हम और आप इसलिए मानते हैं कि पर्यावरण का हमें संरक्षण करना है, हमें एक दूसरे के प्रति भ्रातृत्व का भाव, पूरे देश को अपना ऑल इंडियन आर माय ब्रदर एंड सिस्टर, वो वाली बात है। एक घर में तो लोग ठीक से नहीं रह पाते। तो यहाँ पर अगर लोगों को जानकारी नहीं है तो उन तक जानकारी पहुंचाओ, स्ट्रैटेजी नहीं है तो स्ट्रैटेजी बनाओ, फ्रेमवर्क बनाओ, है ना। ये बात वर्मा समिति कर रही है। नागरिकों को मूल कर्तव्य संबंधी जो वर्मा समिति बनी, ठीक है, इसने कुछ मौलिक कर्तव्यों की पहचान की और उनके क्रियान्वयन के लिए कहा कि कानूनी प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्था। बेसिकली याद रखें, इनके परिचालन के लिए, इनके कार्यान्वयन के लिए, कि इनको कैसे लागू किया जाए, उसके लिए वर्मा समिति ने कई सिफारिशें की। ठीक है, अब देखो, राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 भारत के संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का नादर का निवारण करेगा। बहुत से आपराधिक कानून लोगों के मध्य भाषा, मूल वंश, जन्म स्थान, धर्म आदि के आधार पर विविध फैलाने के लिए दंड देने की व्यवस्था करते हैं। ये कुछ उन्होंने बेसिकली कुछ प्रावधान बताए थे। अब देखो, जैसे कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, हमने कहा कि हमें भ्रातृत्व का भाव विकसित करना है, हमें सभी के साथ समान व्यवहार जो है वह बनाना है ना। अगर हम सिविल अधिनियम की बात करें, ठीक है, सिविल संरक्षण अधिनियम की बात करें 1955, ये क्या कहता है? ये जाति प्रथा के निवारण की बात करता है ना, जाति प्रथा को हटाने और समानता की बात करता है। तो इस तरह के अगर एक्ट बन रहे हैं, कहीं ना कहीं क्रियान्वयन इसमें दिखाई देता है। भारतीय दंड संहिता में ये घोषणा की गई है कि राष्ट्रीय अखंडता के लिए जो भी इस तरह के काम करेगा, जो राष्ट्रीय एकता अखंडता के खिलाफ होंगे, उसके लिए दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आईपीसी में इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। देशद्रोह आप देखेंगे, आई थिंक आर्टिकल 124A है, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, बताइएगा। तो जो देशद्रोह वाला जो वो आर्टिकल है, जो धारा है, ठीक है, वो काफी चर्चा में रही। और ये भी कहा जाता है कि ये बेसिकली शुरुआत में गलत इंटेंट से ही बनाया गया था कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस देशद्रोह वाली भावना को, देशद्रोह के खिलाफ जो अपराध है, ठीक है, इसको बनाया था, इस एक्ट को अपनाया था, देशद्रोह अधिनियम को, तो उनका तो ये मोटिव था कि हम क्रांतिकारियों को कैसे पकड़ ले, कैसे हम जो राष्ट्रवादिता और ये जो राष्ट्रभक्ति उठ रही है, राष्ट्रवाद उठ रहा है, उसको कम कर ले। हम उसको क्यों माने? हम कोई नया तरीका जो है वह खोज लेते हैं। तो देखो, अगर वह देशद्रोह अधिनियम ज्यादा चर्चा में रहा तो वहां से भी तैयारी कर लेना। सो एंड लास्ट, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, समरसता बंधुत्व की भाव की बात हो रही है और इसलिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में ये व्यवस्था भी की गई थी, अगर कोई जाति या धर्म के आधार पर वोट मांगता है या फिर घृणा फैला रहा है, उस सांसद या विधायक को अयोग्य घोषित किया जाएगा। तो ये सारी बातें ये सारी बातें क्रियान्वयन पर जोर दे रही हैं, है ना। तो यहाँ पर ये था आपका आज का मौलिक कर्तव्यों का चैप्टर। तो आओ एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। मौलिक कर्तव्य हो गया, है ना।
सो मौलिक कर्तव्य हमने देखा कि मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से सह संबंध है, एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। क्योंकि अगर लोगों को लगता है कि उनके पास अधिकार होने चाहिए तो उन्हें कुछ कर्तव्यों को भी मानना चाहिए, है ना। इसकी विशेषता और महत्व को हमने जाना, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश की बात की, आलोचना और वर्मा समिति की टिप्पणी की बात की। हमने शुरुआत की कि विश्व के सभी देशों में मौलिक अधिकारों का उल्लेख तो फिर भी मिल जाएगा, कर्तव्यों का उल्लेख ज्यादातर नहीं मिलता, लेकिन जो साम्यवादी जो देश हैं उनमें इसका उल्लेख जो है वह मिल जाता है। और यहाँ पर एग्जाम्पल सोवियत संघ। अगर हम देखें कि इंडिया ने ये कहाँ से लिए, तो भारत के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है वो हमने कहाँ से लिए, वो रूस से प्रेरित हैं या सोवियत संघ से प्रेरित है। ठीक है, शुरुआत कब होती है, इंदिरा गांधी के समय। अच्छा, इस क्वेश्चन को देख लो, 2017 का पूछा गया प्रश्न है, इन कर्तव्यों को लागू करने के लिए विधायी प्रक्रिया दी गई है, नहीं। ये कानूनी कर्तव्यों से संबंधित है, नो, ना तो कोई विधायी प्रक्रिया है ना तो किसी कानूनी कर्तव्यों से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना तो एक और ना ही दो। इसके अलावा हमने इसकी इन्फोर्सिबिलिटी के बारे में बात की कि क्या ये प्रवर्तनीय है, और बाकी हमने डीपीएसपी के साथ समझा कि उसमें क्लियर है, इसमें क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, विशेषताओं की हमने बात की कि क्या क्या विशेषता है, महत्व की हमने बात की, तो कुछ आलोचनाओं की भी हमने बात की, और उसके बाद वर्मा समिति की टिप्पणी को हमने देखा। और इस तरीके से आपका मौलिक कर्तव्य जो है वह पूरा हुआ। तो मौलिक अधिकार, डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य, इन तीनों को अच्छे से रीडिंग कीजिए। जो भी अब तक आपको मैंने पीवाईक्यूज कराए हैं उनको थोड़ा सा फोकस कीजिए कि कहाँ से कौन सा जो टॉपिक है वहाँ से पूछा गया था, उन सब चीज़ों पे आपको बच्चों फोकस करना है और रिवीजन आपको करते ही रहना है। बाकी क्लासेस में आपको ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक मिस है या कुछ नहीं समझ में आया, आप कॉमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।